चलो देखो बेटा, अभी तक जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, ये जाना था कि कंडक्शन करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के क्या है, क्या है, बराबर, इक्वल। कंडक्शन करंट हमने कल प्रूफ करके दिखाया कि कंडक्शन करंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट जो है बेटा ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करता है। भाई पहले क्या था, पहले कैपेसिटर होता था, अब करंट इसमें आई बह रहा है, तो ये आई नॉर्मल करंट क्या कहलाता था, कंडक्शन करंट। लेकिन लोग क्या सोचते थे कि भाई यहां से यहां तक जब करंट वापस आता है तो बीच में करंट कहां से आ रहा। तो कॉन्टिन्यूटी को भी इन्होंने, मैक्सवेल ने प्रूव कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट है। यहां पर कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो कि इस पूरे सर्किट को कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, तो कल मैंने आपको दिखाया था कि जो कंडक्शन करंट था वो कितना आया था, डी क्यू बाई डी टी। और बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। याद आया, तो मैंने इसके द्वारा ये प्रूफ किया था, कल प्रूफ करके दिखाया था, याद है सभी बच्चों को। ठीक है, तो आज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग का क्या होगा, क्या होगा बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। कौन सा लॉ है बेटा, मतलब अब मैक्सवेल ने क्या कर दिया, एम्पियर सर्कुटल लॉ को मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया बेटा, मॉडिफाई करके एम्पियर सर्कुटल लॉ को बताया। तो कल जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करिएगा आप सभी बच्चे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती हैं, याद आया, और ये कनेक्टेड हैं वायर से। ये पॉइंट एक्स था, यहां पॉइंट क्या था बेटा, वाई था। याद आ रहा है, याद आ रहा है। तो यहां पर मैंने कहा था एम्पियर्स लूप हम लोगों ने बनाया था। कौन सा लूप बनाया था, एम्पियर्स लूप। और यहां पे भी क्या बना लेते हैं, एम्पियर्स लूप, है ना। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है, अगर मैं एक्स पॉइंट पे देखूं तो वो कहेगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। यहां से करंट कितना जा रहा है, आई। यही तो कहेगा ना एम्पियर सर्कुटल लॉ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं वाई पॉइंट पे क्या है, वाई पॉइंट पे क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट टर्म्स ऑफ, यहां कंडक्शन करंट है, यहां कौन सा करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां पे भी करंट है, कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। बात समझ में आई। यहां पे हमको पता चल गया ना, मैक्सवेल ने बता दिया हमें कि भैया यहां कौन सा करंट जनरेट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एक्स पे एम्पियर सर्कुटल लॉ ये लगा, वाई पे ये लगा। बात समझ में आई। तो उन्होंने मॉडिफिकेशन क्या किया इसमें, इन्होंने एम्पियर सर्कुटल लॉ को मॉडिफाई करके ये बना दिया, क्या बना दिया, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ अ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्यों किया, चलो देखो जरा। अगर आप यहां एक्स पॉइंट पे आओगे तो यहां केवल कौन सा करंट होगा, कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट यहां होगा क्या, नहीं। तो यहां डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो, कंडक्शन करंट आ गया। एक्स पे वही इक्वेशन बन गई। वाई पे आओ जरा, वाई पे यहां कौन सा करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होगा यहां, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या यहां कंडक्शन करंट होगा, नहीं। तो यहां कंडक्शन करंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट करंट बचा, वाई की इक्वेशन बन गई। तो इन दोनों को जोड़ के इन्होंने एक मॉडिफाई करके ये एम्पियर सर्कुटल लॉ दिया, और इसका नाम इन्होंने मॉडिफाई करके रख दिया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। हाँ, इन्होंने अब इसको क्या बोला, एम्पियर्स, क्योंकि एम्पियर सर्कुटल लॉ था तो इन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया, अब इसका नाम हो गया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। बात समझ में आई। आफ्टर मॉडिफिकेशन इट गिव इट्स इक्वेशन नेम, क्या दिया इक्वेशन का नाम, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी है, नहीं बोलो।
क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है? भाई चार्जिंग कैपेसिटर था, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही थी, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या जनरेट हुआ? डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना? तो एक्स पॉइंट पर वाई पॉइंट पर हमने निकाल लिया एम्पियर सर्कुलर लॉ। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मैक्सवेल ने मॉडिफाई कर दिया, आईसी प्लस आईडी रख दिया। यहाँ पे कंडक्शन करंट नहीं होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। अगर एक्स पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ केवल क्या करंट है? कंडक्शन। वाई पॉइंट पे देखोगे तो क्या है? केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट। और इन्होंने दोनों को जोड़ दिया, बना दिया ये नई इक्वेशन। आईसी कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट, नॉर्मल करंट जो बह रहा है सर्किट में। आईडी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कहां से आया? ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट आया है। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई डिस्प्लेसमेंट करंट? तो ये मॉडिफिकेशन करके एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई करके इन्होंने दिया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, ये नोट करना है। चलिए आगे बढ़े ना। चलिए तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। चलिए लिखिए। पहले सभी बच्चे बता दें डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। याद आया या नहीं आया? याद आया? तो इसका सबसे पहला पॉइंट सभी बच्चे लिखेंगे, इट इज नॉट कन्वेंशनल करंट। इट इज नॉट कन्वेंशनल करंट। ये कोई कन्वेंशनल करंट नहीं, कोई पुराने जमाने का। ठीक है, उस समय इन्होंने बताया एज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, as it produces magnetic field, as it produces magnetic field, so it is called a current. So it is called a current. So it is called a current. क्या बोला गया? ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है कोई कन्वेंशनल करंट नहीं है, कोई पुराना करंट। मतलब कहने का मतलब कंडक्शन करंट जैसा नहीं है। और इसको करंट क्यों कह रहे हैं हम? करंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये अपने इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या जनरेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसलिए इसको हम करंट कह रहे हैं। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज कॉल्ड अ करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को करंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है। और एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कौन बना सकता है? करंट, है ना? समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट लिखिए, it exists only when there is it exists only when there is, लिखिए, it exists only when there is a change in, किसमें चेंज होगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लो या इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, ठीक है? ये तभी एग्जिस्ट करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट वहीं पर होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं बनेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट तभी बनेगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा। तीसरा पॉइंट सभी बच्चे लिखेंगे, it does not exist under steady कंडीशन। कौन सी कंडीशन? स्टडी कंडीशन। ये स्टडी कंडीशंस में एग्जिस्ट नहीं करता। स्टडी मतलब समझते हो ना, जहां लगातार करंट बह रहा हो, है ना, विदाउट एनी डिले, तो उसे स्टडी कंडीशन कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट स्टडी कंडीशंस में नहीं एग्जिस्ट करता। पॉइंट नंबर 4, टुगेदर विद द कंडक्शन ऑफ करंट, टुगेदर
with the conduction of current, together with the conduction of current, displacement current satisfies displacement current satisfies satisfies the property of continuity. ठीक है, बात समझ में आई? ये टुगेदर विद द कंडक्शन, मतलब कंडक्शन करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। अभी भी मैंने बताया था ना प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, जैसे एक प्लेट ये एक प्लेट ये। अब यहां से तो दिख रहा है कंडक्शन करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है, लेकिन हम लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा था पहले कि इस कैपेसिटर से यहां करंट कैसे आ रहा है, ये कौन सा करंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जब आया ना, मैक्सवेल ने बताया, तो इस चीज से इन लोगों को समझ में आया कि ये जो कंडक्शन करंट है इसको कंटिन्यू आगे कौन करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट कंटिन्यू करता है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट फिर कंडक्शन करंट से बन के चला जाता है। तो इस कॉन्टिन्यूटी को, इस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि पहले ये लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था, भाई यहां वायर है तो यहां दौड़ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। यहां प्लेट्स के बीच में तो एयर है, वैक्यूम है, कुछ भी है, वहां करंट ये कंटिन्यू कैसे हो पा रहा है, ये चीज लोग नहीं समझ पा रहे थे कि यहाँ ये करंट कंटिन्यू कैसे हो पा रहा है, एक कंटिन्यूटी के साथ कैसे चल पा रहा है। क्योंकि यहाँ अंदर कौन सा करंट जनरेट हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट। जब इन्होंने ये बताया तो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को भी, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी को भी सेटिस्फाई कर रहा था। तो ये बेटा चार प्रॉपर्टीज थी किसकी, आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट की। बोलो समझ में आ गया? क्या यहां तक बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई है? तो एक सभी बच्चे इसके बाद लिखिए इंपॉर्टेंट नोट। आगे बढ़े, हाँ 500 की नोट लिख लो। इंपॉर्टेंट नोट, पहला लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू चेंजिंग magnetic field is perpendicular to is perpendicular to the magnetic field, to the magnetic field। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किसकी वजह से, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेगी। अब तुमको समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से आ रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब जरा देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और ऐसे ऐसे चलेंगी एक साथ, एक ही डायरेक्शन में, एक ही फेज में। बात समझ में आई है नहीं है? यहां तक होपफुली समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर हुआ। और ये कैसे बन रहा था आपको याद होगा, फर्स्ट वाला उठा लो लेक्चर, तो उसमें क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है अंदर, बढ़ रही है लगातार, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में आएगा, और ये इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी इंड्यूस्ड। बात समझ में आ रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। क्या होंगी बेटा, परपेंडिकुलर। पॉइंट नंबर 2 नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, नोट करिए बेटा, ड्यू टू चेंजिंग, ड्यू टू चेंजिंग, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड,
ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के। वही बात बोल रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई ये बात? तो ये है इंपॉर्टेंट नोट, और इसी से बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होके सेम फेज में एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। इसी से बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बनती बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चाहे तो मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं कैसे आया। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इधर से ये, यहां से करंट जा रहा है ना? तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही, क्या जा रही बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चाहे ये वायर है ना, करंट इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर, इधर से बाहर, मतलब ये क्रॉस, ये डॉट, ये क्रॉस, ये डॉट। सही बात है? जरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। क्या दिख रहा है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए इतना। अब हेडिंग डालिएगा मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो बेटा अब नेक्स्ट हम लोग की हेडिंग पड़ेगी मैक्सवेल इक्वेशंस। अब मैक्सवेल ने पता है क्या किया? बहुत ही बढ़िया काम किया। क्या काम किया? इन्होंने जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस थी, उन सबको कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन बना दी। समझ नहीं आई बात? इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, इन सब की गॉस वॉस को सबको मिलाकर टोटल 4 इक्वेशन दी। पूरे जितने चैप्टर अभी तक तुमने पिछले पढ़ चुके हैं, उन सब को मिलाकर एक 4 इक्वेशन इन्होंने दी, सब मिक्स करके। उन्हीं को बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है? क्या बोलते हैं? मैक्सवेल्स इक्वेशन। लिखिए, ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑल द बेसिक, लिखिए, ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ electromagnetism can be explained in terms of can be explained in terms of in terms of four in terms of four fundamental equations, four fundamental इक्वेशंस। इन्होंने कितनी इक्वेशन दे दी? 4 हमें फंडामेंटल इक्वेशंस दे दी। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? मैक्सवेल इक्वेशन। समझ में आई बात? मैं बता रहा था कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? जितने ऑल द बेसिक प्रिंसिपल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स थे, उनको मिलाकर इन्होंने 4 फंडामेंटल इक्वेशंस दी। उन्हीं इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है? आगे लिखिए इसमें सेकंड पॉइंट। मैक्सवेल डिड नॉट डिस्कवर्ड मैक्सवेल डिड नॉट डिस्कवर लियो नहीं? अच्छा, मैक्सवेल डिड नॉट डिस्कवर फोर इक्वेशन, फोर equation. Maxwell did not discover 4 equation, but he worked on them. But he worked on them. But he worked on them and state that these and state that these four
फंडामेंटल इक्वेशंस, फंडामेंटल इक्वेशन, 4 fundamental equation, define complete electromagnetism, तो बेटा ये जो मैक्सवेल ने ही डिस्कवर नहीं किए 4 इक्वेशंस को, मैक्सवेल ने केवल इन इक्वेशंस पे काम किया था और इन्होंने इन 4 फंडामेंटल इक्वेशंस को कंप्लीटली डिफाइन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूप में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इन्हीं 4 इक्वेशन को केवल इन्होंने वर्क किया था, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन। तो सबसे पहली इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है बेटा पहली इक्वेशन, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बढ़े आगे, नोट हो गया, ये हो गया, चलो नोट कर लो। तो बेटा इनकी सबसे पहली इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। लिखिए हेडिंग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आया है नहीं? पहली इक्वेशन क्या है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें क्या बताया गया है, लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज surface is 1 by epsilon naught times the total charge q enclosed by surface। इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का क्या कितना होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा टोटल चार्ज के। जो टोटल चार्ज किसी सरफेस के अंदर क्लोज होगा, वो कितने टाइम्स होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये एक स्फीयर है, क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी, बोलो, निकलेगी ना। तो इसका फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बोलो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। यही तो बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। इस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज भरा हुआ है उसके 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल जाएगा। यानी क्या कह सकते हो, फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्यों, यही था ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई को ई डॉट डी ए, याद आया, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्या था, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दरअसल पहले ही हो चुका था, बस इन्होंने इस पर वर्क किया था थोड़ा और इसको बताया। कौन से सरफेस के लिए, 3D सरफेस के लिए। कौन से सरफेस के लिए बेटा, 3D सरफेस के लिए बताया। तो यहां फ्लक्स क्या है, आउटवर्ड है, इनवर्ड है, आउटवर्ड है, फ्लक्स आउटवर्ड है। समझ में आ गई होगी बात, है ना। तो ये था बेटा कौन सा पहला लॉ, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको यहां पे फ्लक्स आउटवर्ड निकल रहा है। तो पहली इक्वेशन नोट कर लीजिए, ये है आपकी ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट इक्वेशन है बेटा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। चलिए तो नेक्स्ट इक्वेशन बेटा लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अभी गॉस लॉ किसका देखा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। फिर तुमने गॉस लॉ कहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। अब जरा देखो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट लॉ क्या है? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज क्लोज्ड, क्लोज सरफेस है ना, क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज शून्य। बात समझ में आ गई? तो इन्होंने क्या बताया गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा था क्लोज सरफेस के अंदर, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है किसी भी क्लोज सरफेस में, वो हमेशा क्या रहेगा? जीरो। फॉर एग्जांपल एक चार्ज यहां रखा है, यहां से क्या जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड। बताओ इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बोलो। जीरो नहीं होगा, फ्लक्स होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। फ्लक्स यहां होगा, चाहे चार लाइन जा रही हैं, चार लाइन इसको पार कर रही हैं, फ्लक्स है। ठीक है, अब जरा बताना, इसके अंदर मैग्नेट रख दिए, नॉर्थ या साउथ, यहां से निकल रही हैं और यहां अंदर आ रही हैं। अब बताओ इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बोलो। हम्म अगर बाहर की बात करें तो बाहर तीन मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, तो बाहर का फ्लक्स चार होगा। अंदर की बात करोगे तो नेट फ्लक्स अंदर कितना है? जीरो। अंदर कितना है? तो यही चीज तो मैंने उसमें लिखा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस, कौन सा सरफेस? क्लोज्ड सरफेस की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगी? जीरो। यानी मैं कह सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं? बी डॉट डी ए, यही लिख सकते हैं ना। क्लोज्ड सरफेस क्या होगी? जीरो। किसी क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगी, बाहर तो हो सकती है ना। नहीं समझे? बाहर मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकती है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स नेट क्या होगी? सॉरी, तीन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स। अच्छा ये बताओ कभी भी मैग्नेट मोनोपोल में एग्जिस्ट कर सकता है? मैं कहूं नॉर्थ, नॉर्थ में केवल मिलेगा? नहीं। तो मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक, ये बात तो तुमको क्लास 10th में सिखाई गई होगी, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तोड़ोगे तब भी तुम्हें उसमें कुछ ना कोई पोल मिल जाएगा। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो रहेगा, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा? 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मतलब इस सरफेस के अंदर टोटल जितना चार्ज होगा वो किसके टाइम्स होगा? 1/ε0 टाइम्स होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बट मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर क्या होगा? जीरो। तो ये थी दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन लिखो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हटाया जाए। नेक्स्ट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो, लिखो बेटा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है टॉपिक बेटा? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
लिखिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स induces change in magnetic flux induces an EMF। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या इंड्यूस होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई अपॉन डी टी। याद आ रहा है? डी फाइव भी अपॉन डी टी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या इंड्यूस्ड होता है? ईएमएफ। ठीक है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये तो फिर इसको एक और बोल सकते हो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड induces an इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे तो क्या इंड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और पढ़ के रखा है E.dl, और यही चीज तो इन्होंने बताई थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे तो क्या इंड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। डी फाइव बाई डी टी। समझ में आई बात या नहीं? माइनस डी फाइव बाई डी टी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये कौन सा लॉ है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन्होंने इसमें ये बताया कि कभी भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, या फिर कह सकते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है। ठीक, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। और यही चीज तो इसमें बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे ईएमएफ जनरेट होगा। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। फ्लक्सी में तो चेंज हो रहा है और यहां पे भी तो फ्लक्स में ही चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको तुम एक काम करो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखो, अभी तुमको समझ में और अच्छे से आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने की वजह से ईएमएफ भी इंड्यूस्ड हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस्ड हो रही है। आप समझ में आया? तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, या तो E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये आ गई इक्वेशन आपकी नई, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट बेटा लास्ट इक्वेशन है आज के लिए। लास्ट इक्वेशन है एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। कौन सा लॉ है? हाँ बताएं, आगे बढ़े। ये हो गया? हाँ, नेक्स्ट है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। कौन सा लॉ है बेटा? एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इन्होंने क्या बताया था? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस बताओ क्या इंड्यूस करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने यही बताया बेटा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इसका फॉर्मूला इन्होंने क्या मॉडिफाई करके बनाया था? B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ये इक्वेशन इन्होंने तैयार करके दी थी, एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई करके दिया था। या फिर यही इक्वेशन हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, B डॉट डी एल इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट, कंडक्शन करंट को I तो बोलते हैं नॉर्मल करंट को, और प्लस इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका है। तो बेटा ये कौन सा लॉ है? एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है, तो ये थी आपकी चार फंडामेंटल इक्वेशंस, चार फंडामेंटल इक्वेशंस। तो इसको नोट कर लीजिए। एम्पियर मैक्सवेल लॉ में बताते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? नोट कर लीजिए इतना। तो बेटा देखो हम लोगों ने, मैं आपको इसको समराइज कर रहा हूं, ओवरऑल कितनी इक्वेशन पढ़ी? चार।
पहली फंडामेंटल इक्वेशन क्या थी बताओ? E डॉट dl इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. दूसरी क्या पड़ी? इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू क्लोज सरफेस का बराबर 0. दूसरी इक्वेशन हम लोगों ने ये पढ़ी. तीसरी इक्वेशन क्या पढ़ी बताएगा कोई? E डॉट dl क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्या था? माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी. और चौथी इक्वेशन क्या पढ़ी? बी डॉट डी एल क्लोज लूप का लाइन क्लोज का इंटीग्रेशन म्यू नॉट कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट. तो ये 4 फंडामेंटल इक्वेशंस इन्होंने हमको बताई. समझ में आ गई बात? पहली कौन सी थी? पहली कौन सी थी? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर एम्पियर मैक्सवेल लॉ. ये 4 इक्वेशंस इन्होंने दी. तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे, इसके आगे हम लोग कल बढ़ेंगे. नोट कर लीजिए इतना.